नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के इस ऑनलाइन मंच पर मैं सौरभ चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। और आंतरिक सुरक्षा की कक्षाओं के अंतर्गत हमने मीडिया, सोशल मीडिया जन्य सुरक्षा चिंताओं पर बात शुरू की थी, जिसका पहला हिस्सा आपने पिछली क्लास में देखा। आज हम सुरक्षा चिंताओं को विस्तार से समझाते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनका निगरानी और नियंत्रण किस तरीके से किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। तो हमारे टॉपिक का नाम है मीडिया, सोशल मीडिया एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। ठीक, इसके पार्ट 1 में हमने मीडिया का अर्थ, मीडिया के स्वरूप, मीडिया की ताकत और मीडिया की विकृति, इलनेस, इन पर चर्चा की। और हमने कहा था कि इसी विकृति से सुरक्षा चुनौतियां पैदा होती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सुरक्षा चुनौतियों के विविध रूप कौन से हैं, विविध चुनौतियां कौन सी हैं। ठीक, फिर मीडिया की आदर्श भूमिका क्या हो सकती है। ठीक है, फिर मीडिया यदि ये खराब रूप में आ रहा है, मतलब उसकी भी कुछ मजबूरियां होंगी। तो भारत में मीडिया से जुड़ी समस्याएं क्या क्या हैं जिससे मीडिया खुद जूझ रहा है। मीडिया नियमन, ये विचार क्या है और ये किस रूप में लागू होता है। और देश की सुरक्षा के लिए मीडिया कंट्रोल की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इन 5 हिस्सों पर बात की जा सकती है। तो पहले हिस्से पर हम बात करें, जहां हम मीडिया से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर बात करते हैं। इन्हें अलग अलग रूपों में बांटकर देखा जा सकता है। भाई, सुरक्षा है तो देश की सुरक्षा कई रूपों में होती है, तो मीडिया देश की सुरक्षा को कई रूपों में प्रभावित करती है। जैसे पहला, सामरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां। दूसरा, आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां। ये आपको याद होगा, हमने आईसीटी में भी किया था। तीसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां। मनोवैज्ञानिक, नैतिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां, क्योंकि यदि मीडिया किसी रूप में हमको भ्रष्ट बना रहा है, अनैतिक बना रहा है, तो यह भी चिंता का विषय। सामरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सीधा मतलब है जहां मीडिया के माध्यम से देश की सीमाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, देश की गोपनीय सूचनाएं या गोपनीयता का संकट पैदा हो जाए, जहां मीडिया के माध्यम से, ठीक, वैदेशिक संबंधों में तनाव आ जाए, मीडिया ही लड़ाई करवा दे दो देशों के बीच में, ठीक, या मीडिया के माध्यम से आतंकवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद,
जैसी समस्याओं को महिमा मंडित किया जाए, तो हम ये कहेंगे, ठीक है ना, या फिर मीडिया साइबर असुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को जन्म दे। साइबर इनसिक्योरिटी हमने पूरे विस्तार से पढ़ाया है, साइबर टेररिज्म से लेकर साइबर स्पाई से लेकर साइबर हैक्टिविज्म से लेकर साइबर, ठीक है ना, कम्युनलिज्म से लेकर इनको जन्म दे, तो ये सब देश की सामरिक सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं मानी जाएंगी। ठीक, मीडिया देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है जब वह आर्थिक जानकारियों को उजागर कर दे, जब वो आर्थिक संस्थाओं के बारे में गलत रिपोर्टिंग करे, बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, जब वो कॉरपोरेट्स या बड़ी कंपनियों के लिए काम करे, उनकी गलत छवि, तभी तो ये लोग पैसा लेकर भाग गए। मीडिया ने इनको महिमा मंडित करके भगवान बना के रखा था। नीरव मोदी की बात हो, विजय माल्या की बात हो, तो जब वो कॉरपोरेट्स या फिर कंपनियों के लिए काम करें या पर्दे के पीछे से लॉबिंग करें, ठीक है, यानी वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग के माध्यम से मीडिया काम ना करे, या फिर यही मीडिया सोशल मीडिया के यंत्रों के द्वारा ई फ्रॉड में संलग्न हो जाए, फिशिंग, व्हेलिंग, स्टॉकिंग, ये सब बातें की थी हमने, यानी आर्थिक तरीके से लोगों को, तो ये देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा है। ठीक, सामाजिक सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए मीडिया खतरा तब पैदा करता है जब मीडिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करे। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपराधी बनने के लिए प्रेरित होंगे। भगवान बनाकर दाऊद इब्राहिम से लेकर जितने भी हमारे अपराधी हैं, उन अपराधियों को अरुण गवली राजनेता बनाना है ना, बाहुबलियों की कहानी, ठीक, यूपी के बाहुबली, आजकल तो वेब सीरीज चली है बाहुबलियों पर, और उनको रॉबिन हुड की छवि बनाए उनकी, कि भाई हर इंसान के अंदर अच्छा बुरा है, लेकिन जिसने बुरा किया आप उसको रॉबिन हुड की तरह कैसे प्रचारित कर सकते हैं। तो न्यूज चैनल से लेकर फिल्मों तक में रॉबिन हुड छवि इमेज बनाकर उन्हें जस्टिफाई करने की कोशिश की जाए। जहां मीडिया अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह बताएं कि कोई भी अपराधी गर्भ से पैदा नहीं होता, समाज अपराधी बनाता है, यानी समाज को दोषी बना दें कि भाई समाज के कारण हुआ, वरना वो इतने लोगों को नहीं मारता। तो उसी समाज में यदि ऐसा होता तो सारे ही गरीब अपराधी होते। तो आप उसको दोष मुक्त कैसे कर सकते हैं जो अपराधी है? फिर वो सोशलॉजिकल एस्पेक्ट में चला जाएगा कि व्यक्ति अपराधी क्यों होता है। पर मैं कह रहा हूं कि मीडिया एक पक्षी दिखाता है कि कोई भी अपराधी जो है वो बेचारा अपराधी है, और इससे देश की सुरक्षा खतरे में क्यों नहीं पड़ेगी। ये मीडिया जब अश्लीलता को प्रोत्साहन देता है अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, तो समाज की नैतिकता खतरे में पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सरकार ने बैन किया, वो पोर्नोग्राफी बैन करना चाहती थी, पर मीडिया ने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। पोर्न देखना, तो भारत में बड़े खतरनाक आंकड़े हैं। भारत में कहते हैं 90% लोग पोर्न देखने में संलग्न हैं, और इन 90% में मेल फीमेल रेशियो भी ठीक ठाक है। ठीक, अब मैं तो हर जगह पढ़ाते हुए बोल देता हूं कि भाई वो 90% में आप ही नहीं होगे जो लोग पढ़ रहे हो मेरे से, बाकी तो सब होंगे, कि हर किसी को लगता है उसके अलावा तो सभी देख रहे हैं। लेकिन ये देख रहे हैं क्योंकि हमको पता चल रहा है मीडिया में एडवर्टीजमेंट ही ऐसा हो रहा है। पूरी फिल्म में क्या है वो नहीं बताया जाएगा, वो गाना दिखाया जाएगा, वो क्लिप दिखाई जाएगी जिससे छिपी हुई यौन कुंठाओं को भुनाया जा सके। तो सामाजिक सुरक्षा का खतरा है कि नहीं है? ठीक, तो अपराधियों का महिमा मंडन हो, अपराधियों की राजनीतिक छवि हो, समाज को दोषी ठहराने वाली प्रक्रिया हो, अश्लीलता को परोसने की प्रक्रिया हो,
ठीक, नारी का वस्तुकरण हो, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमन हो, इन सब से सामाजिक सांस्कृतिक सुरक्षा खतरे में पड़ती है। और सांस्कृतिक सुरक्षा को खतरे में पहुंचाने के लिए यहीं पर जिम्मेदार हैं फेक न्यूज, हेट स्पीच, जहां किसी धर्म, जाति, समुदाय विशेष के खिलाफ केंद्रित होकर खबरें चलाई जाती हैं। नाउ देयर कैन बी एक्स चैनल जो वाई के खिलाफ बोले, वाई चैनल जो एक्स के खिलाफ बोले, बट वी हैव बोथ काइंड ऑफ चैनल्स विद अस। मैंने फिल्मों में भी बताया कि एक फिल्म एक्स को कल्प्रिट बताएगी, दूसरा वाई को। मैं ये कह रहा हूं, ये बताने की जरूरत ही क्यों है? कुल मिलाकर ये मीडिया ही है जो राजनेताओं को ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण करने में मदद करता है, अपीजमेंट एंड पोलराइजेशन। और यदि ये ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण करेगा तो ये देश में एकता, अखंडता के लिए हानिकारक है। ये सामाजिक सांस्कृतिक विभाजन को जन्म देगा। ये मीडिया ही है जो खोज खोज कर ना हो रहे दंगों की खबरें निकाल रहा है। ये मीडिया ही है जो ना होने को पाने वाले दंगों को करवा दे। इस देश में गौकशी के जो मामले खोजे गए हैं, मॉब लिंचिंग के द्वारा जो मामले खोजे गए हैं, इनमें उतना उन्माद पैदा नहीं होता यदि मीडिया या सोशल मीडिया इनका साथ नहीं देता। ठीक, मैं तो ये मानता हूं कि ये जो शब्द है ये मीडिया जन्य शब्द है, लव जिहाद, वरना लव कैसे जिहाद हो सकता है? घर वापसी, ये सब मीडिया जन्य भावनाएं हैं जिनसे समाज को सांस्कृतिक आधार पर बांटने की कोशिश की गई है, हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की गई है। तो मीडिया के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक सुरक्षा से जुड़े खतरे भी दिखाई दे रहे हैं। और यही मीडिया मनोवैज्ञानिक स्तर पर जब जाता है तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर इस मीडिया से अवसाद, डिप्रेशन जिसको आप बोलते हैं, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन जिसको आप बोलते हैं, लोनलीनेस, भीड़ में अकेला, फेसबुक पे 5000 दोस्त, जरूरत पड़ी तो 5 नहीं, अकेलापन, लोनली, क्राउडेड। तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, ये सब मनोवैज्ञानिक चिंताएं हैं कि नहीं? ठीक, गेमिंग से जो मन में भाव पैदा होते हैं, तो गेमिंग जन्य मनोवैज्ञानिक कुंठाएं, ठीक, अश्लीलता जन्य मनोवैज्ञानिक कुंठाएं, ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी मीडिया हमें प्रेरित या प्रभावित कर रहा है। और इसीलिए मीडिया से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को सिर्फ यहां पर खत्म नहीं किया जा सकता, इनको मेन फोकस में रखिए, लेकिन कहिए कि ये वाले आयाम भी नकारे नहीं जा सकते हैं। और इसमें एक 5वां आयाम जोड़िए, मीडिया जन्य तकनीकी सुरक्षा की चिंताएं। और इसमें आप विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम्स का उल्लेख कर सकते, क्योंकि मीडिया का ही एक रूप सोशल मीडिया है। तो विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों का संबंध भी तो सूचना संचार तकनीक से है, जो मीडिया का हिस्सा है। जो पिछली क्लास में पढ़ाए सारे साइबर अपराध है, वो सब मीडिया जन्य अपराधों के अंतर्गत या मीडिया जन्य सुरक्षा चिंताओं के अंतर्गत ही शामिल किए जाएंगे। तो एक तरीका तो यह है कि आप बोल दीजिए कि जितने भी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के रूप हमने पिछली कक्षाओं में बार बार पढ़े, 15-20 प्रकार के होते हैं। ठीक, वाद हो, तस्करी हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, माफिया हो, वो सब मीडिया से प्रेरित होते हैं। हवाला हो, ब्लैकमेलिंग हो, जो बताना है।
या फिर आप उनको इन अलग अलग हिस्सों में बांट कर बताइए कि मीडिया देश की सुरक्षा को कई तरीकों से घायल कर सकता है और ये सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं बाहरी नहीं आंतरिक भी हैं। ठीक, मीडिया की गलत रिपोर्टिंग सही रिपोर्टिंग से परे जब मीडिया आतंकवादियों को यह बता देता है कि पुलिस वाले बाजू, अभी पठानकोट इंसिडेंट के बाद एनडीटीवी पर बैन लगाया गया था, जिसके लिए फिर बाद में सब लोग खड़े हो गए थे कि सिर्फ उस पर बैन क्यों हुआ, सारे टीवी चैनल्स ने रिपोर्टिंग की थी, बात सही थी। ये सच है कि मीडिया कोई अधिकार नहीं है, कई बार फिल्मों में नहीं दिखाते हैं कि वो तो न्यूज चैनल से देखकर आतंकवादी अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, वो कहते हैं कि रुक जा मैं टीवी में देख के बता रहा हूं कि आगे पुलिस वाले क्या करने वाले। तो ये सच ऑन द साइट रिपोर्टिंग के नाम पर आप सुरक्षा एजेंसियों के लोग जवानों की जान को खतरे में कैसे डाल सकते हैं? पहली चीज तो ऐसी जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा कहां से बनता है और वो कौन सी जनता है इस ऑनलाइन और लाइव रिपोर्टिंग को देखना चाहती है, ये भी चिंता का विषय है। ये सच है कि कई बार ऐसे फ्रॉड केसेस बनाकर गलत लोगों को भी मारा जाता है, लेकिन मीडिया के द्वारा सुरक्षा बलों की कार्यवाही को बाधित करना कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं माना जा सकता। यानी हमारे पुलिस वालों से लेकर सैन्य बलों तक या पैरामिलिट्री फोर्सेस तक सबको जब वो ग्राउंड पर जाते हैं तो दोहरे मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक विरोधियों के खिलाफ और दूसरा मीडिया को शांत करने की लड़ाई। ये जितने पुलिस वाले आपके घर परिवार में होंगे सैन्य बलों के लोग वो जानते होंगे, और लड़ाई बहुत खतरनाक होती है क्योंकि उनसे एग्रेसिव होकर लड़ना है और इनसे काम होकर लड़ना है। ये आपको कितना भी उद्वेलित करें, आपको उद्वेलित नहीं होना है, और आपने एक धक्का इनको दे दिया तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई। तो वो व्यक्ति जो आतंकवादी छुपा हुआ है, वो कहीं से गोली मार दे, इसको गोली लग जाएगी, उस व्यक्ति की मना स्थिति के बारे में सोचिए, जिसको बाजू में आकर कोई रिपोर्टर पूछता है या पूछती है, आतंकवादी अंदर है, वहां से गोली चला रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आतंकवादियों ने लोगों को घेर के रखा है, बच्चों को बंदी बना लिया है, आपको कैसा लग रहा है? आप कैसे इसको रोकेंगे? आप अपने आप को रखिए, आपके मन में भाव नहीं आएगा कि दो लगाओ और निकल जाओ। ये कौन सी रिपोर्टिंग है? इस बारे में मीडिया को फिर से चिंता करनी चाहिए, और ये देश की सुरक्षा के लिए डायरेक्ट चिंता का विषय है। दो तीन चीजें तो डायरेक्ट चिंता का विषय है, जहां ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइम, हिंड्रेंस इन देयर वर्क, अपराध का महिमा मंडन, सुरक्षा बलों की कार्यवाही में बाधा, और एक और चीज जो मीडिया ने इस समय शुरू की है वो है इमेज डिस्ट्रक्शन ह्यूमन राइट्स के नाम पर। कई मीडिया चैनल्स अब पुलिस, सैन्य बल और सरकार को नकारात्मक दिखाने के लिए हर बार हर स्तर पर यह प्रयास करते हैं कि वो ये दिखाएं कि ये लोग वास्तव में देश के रक्षक नहीं भक्षक हैं, और ये हमेशा मानव अधिकारों के लिए या मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। मैं उन क्या कहेंगे मीडिया वालों से ही पूछना चाहता हूं कि यदि आप पुलिस वाले की जगह हो या सैन्य बल का हिस्सा हो और किसी घर में आतंकवादी छुपा हो, तो आप उस घर के अंदर जाकर नॉक करके खोल के दरवाजा पूछोगे, भैया आप में से कौन कौन आतंकवादी है? आतंकवादी इस तरफ आ जाओ, घर वाले इस तरफ हो जाओ, आतंकवादी तुमको ठाएं। ऐसे मार पाओगे क्या? कोलेटरल डैमेज नाम का शब्द सुना है? कोलेटरल डैमेज, गेहूं के साथ घुन पिसता है का सीधा मतलब यह है कि जब वॉरलाइक सिचुएशन होती है उस समय पर पुलिस सैन्य बलों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो फिल्टर कर पाए कि कौन आदिवासी है, कौन नक्सली है, कि वो फिल्टर कर पाए कि कौन आतंकी है और कौन घर वाला है। वो ये नहीं समझ पाते कि वो डर के कारण आतंकी को घर में रखा हुआ है या वो खुद आतंकी से जुड़कर उसको घर में रखा हुआ है। इस बात को पहचानने का ना समय होता है ना मजबूरी होती है। और ऐसे में फिर मैंने कहा, यदि वो किसी आतंकवादी को मारने के लिए आम आदमी की मृत्यु हो जाती है उस दौरान, तो वो कोलेटरल डैमेज ही माना जाएगा। उसके लिए उस पर ह्यूमन राइट्स वालों से लेकर न्यूज़ चैनल तक यदि चढ़ेंगे तो वो अगली बार देश की रक्षा के लिए तन मन समर्पित होकर क्यों आगे आएगा? वो बोलेगा मैं देश के लिए इतना लड़ा और आज मेरी इमेज ये बना दी गई है कि मैं हत्यारा हूं, तो इससे अच्छा मैं अगली बार खड़ा ही नहीं होऊंगा।
द मीडिया विद देयर ह्यूमन राइट एंगल, आप ये कह सकते हैं, डिमोरलाइजिंग फॉर द मोरल ऑफ अवर पुलिस एंड आर्म फोर्सेस। मीडिया अपने ह्यूमन राइट वाले एंगल के साथ पुलिस बलों के लिए, सैन्य बलों के लिए, मनोबल के लिए घातक या हानिकारक नजर आती है, ऐसा माना जा सकता है। और इसीलिए ये गहन चिंता का विषय है कि मीडिया को कैसी भूमिका निभानी चाहिए ताकि मीडिया हमारी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाए नहीं, बल्कि उन्हें रोकने में, नियंत्रित करने में सरकार और समाज का साथ दे। सो मीडिया हैज टू चेंज। मीडिया को ना सिर्फ अपना चाल चरित्र, चेहरा बदलना पड़ेगा, उसे अपनी भूमिका बदलनी पड़ेगी, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, यदि वो सरकार और समाज के साथ नजर आना चाहती है, वो रक्षक बनना चाहती है, सुरक्षा के लिए भक्षक नहीं। और यही हमारा अगला हिस्सा है, जहां पर हम ये चर्चा करेंगे कि मीडिया से कौन सी भूमिका अपेक्षित है और उस भूमिका को पाने का प्रयास कैसे किया जाना चाहिए ताकि सुरक्षा चिंताएं पैदा ना हो सके। तो मीडिया की आदर्श भूमिका को समझने के बाद उस भूमिका को हम कैसे प्राप्त करें, इस बारे में प्रयास देखेंगे। आइडियल रोल ऑफ मीडिया का मतलब है पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया। हमने पिछली कक्षाओं में मीडिया का नेगेटिव रोल देखा था कि मीडिया कैसे गलत काम कर रही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यदि ये मीडिया जो है वो अपने दायित्व बोध से जुड़े और निस्वार्थ भूमिका निभाए, वहां पर उल्टा था, वो स्वार्थी हो गई थी और दायित्वबोध से विमुख हो गई थी, तो उसका रोल नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नजर आएगा। तो उसका रोल नेगेटिव नहीं आइडियल नजर आएगा। और इस आइडियल रोल में मीडिया से ये उम्मीद की जाती है कि मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बनेगा, कि मीडिया जनमत का निर्माण करेगा, कि मीडिया जन सशक्तिकरण का कारण बनेगा। मैं एक एक लाइन में समझा दूंगा, आप सिर्फ पहले जानते जाइए। एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, कि मीडिया जनांदोलनों का वाहक बनेगा, कि मीडिया समाज के लिए प्रेरक बनेगा, कि मीडिया कुरीतियों से संघर्ष करेगा, कि मीडिया वंचितों का संरक्षक बनेगा, ठीक, मीडिया नैतिकता का वाहक बनेगा, सही बातें हमको सिखाएगा। मीडिया वैज्ञानिक सोच से जोड़ेगा, आधुनिकीकरण से जोड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन से, ठीक है। मीडिया जन इच्छाओं को सरकार तक लेकर जाएगा, मीडिया सरकार की सीमाओं को जनता तक पहुंचाएगा। यानी मीडिया जनता और सरकार के बीच सेतु बन जाएगा, ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, ठीक। मीडिया सरकार की कमियों को उजागर करेगा, इसीलिए तो है वो, चाटुकारिता के लिए थोड़ी है। मीडिया सरकार की कमियों को उजागर करेगा, ठीक है। या मीडिया खोजी पत्रकारिता के द्वारा समाज की कमियों को उजागर करेगा, भ्रष्टाचार को बाहर लाएगा, अनैतिकता को बाहर लाएगा, कहते ना
कौन सा जर्नलिज्म कहेंगे इसको? इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म। तो खोजी पत्रकारिता के द्वारा सरकार की कमियों को उजागर। ये मीडिया ही है जो सरकार, समाज और जनता को उनके दायित्व बोध से जोड़ेगा। सरकार को यह कहेगा कि डीपीएसपी का पालन करो और समाज और जनता को कहेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करो। अब तो आप समझ पा रहे हैं। सरकार से कहेगा कि डीपीएसपी के अनुरूप चलो और जनता समाज से कहेगा कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करो। तो कुल मिलाकर ये मीडिया ही है जिससे हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सरकार से सवाल पूछेगा, क्योंकि जिंदा नस्लें सवाल पूछती हैं। ये सत्ता से सवाल पूछेगा, शासन से सवाल पूछेगा, उनकी कमियों को उजागर करेगा, उनसे कहेगा कि आप अपना काम, अपना दायित्व निभाने में सफल क्यों नहीं। और यदि मीडिया ऐसा करता है, ठीक, ये मीडिया से उम्मीद है कि वो अपना गैर सरकारी चरित्र बनाए रखेगा। और गैर सरकारी चरित्र का मतलब है वो सरकार से कोई सेवाएं, सुविधाएं नहीं लेगा, सरकार से पैसा, मुफ्त की जमीन, टैक्स में छूट नहीं लेगा, वरना सरकार मुफ्त में कुछ नहीं देती। और इसीलिए इस मीडिया की यह जिम्मेदारी है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रक्षा के लिए लड़ेगा कि आप कैसे मेरा अधिकार छीन रहे हो। वह गोदी मीडिया होने से बचेगा, वो राजनीतिक हस्तक्षेप से अपने आप को दूर रखेगा कि आप मेरी निगरानी, मेरा नियंत्रण नहीं कर सकते, मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी वो प्रेस सेंसरशिप, मीडिया सेंसरशिप के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। कुल मिलाकर उससे यह उम्मीद की जा रही है कि वह सरकार से कहेगा कि आप मुझे मत बताओ, मैं अपनी जिम्मेदारी जानता हूं। वो सेल्फ रेगुलेशन से यानी स्वनियमन से काम करेगा। और यदि मीडिया ऐसा करता है तो ये तभी मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनेगा। ये प्रश्न बन सकता है, हाउ यू कैन मेक मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप कह सकते हैं मीडिया कैन बिकम द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जब वो किसी मुद्दे के खिलाफ जनमत के निर्माण में सहायक होता है। और जनमत का निर्माण वो ऑथेंटिक सर्वे से कर सकता है कि क्या वास्तव में देश की जनता सीएए, एनआरसी के खिलाफ है या उसके साथ है, 370 के प्रति जन भावनाएं क्या हैं, नोटबंदी के खिलाफ जन भावनाएं क्या हैं, या अभी लॉकडाउन के संदर्भ में जन भावनाएं क्या हैं। वो जन सशक्तिकरण का वाहक है, क्योंकि मीडिया लोगों को सूचित करेगा और सूचित समाज सशक्त समाज है। वो जन आंदोलनों का प्रेरक है। जेपी के आंदोलन में प्रेस की भूमिका से लेकर अन्ना के आंदोलन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। तो भारत में जो दो बड़े सिविल सोसाइटी आंदोलन हुए हैं, दोनों में मीडिया ने ही भूमिका निभाई है और सत्ता बदलवाई है। सिंहासन खाली करो जनता आती है, इसका वाहक मीडिया ही रहा है। प्रेरक का मतलब है मीडिया अलग अलग क्षेत्रों के विद्वानों को, विशेषज्ञों को सामने लाकर, पॉजिटिव चीजों को सामने लाकर, वो समाज सेवियों को सामने लाए, वो वैज्ञानिकों को सामने लाए, ठीक, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े लोगों को सामने लाए। और यदि मीडिया ऐसे अच्छे लोगों को सामने लाता है तो मीडिया सही लोगों को देश के सामने लाकर लोगों को मोटिवेट कर सकता है कि वो भी इन पॉजिटिव कामों के लिए आगे आए। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो अंधविश्वास, कुरीतियां, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, दलितों के खिलाफ अत्याचार, इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक आह्वान करे। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो वंचित वर्गों को, ठीक है, आगे लाए। जैसे निर्भया केस में मीडिया ने जो भूमिका निभाई वो बहुत ट्रिमेंडस या प्रभावी भूमिका थी, तो उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए। नैतिकता का वाहक है, मतलब मीडिया
कि ये जिम्मेदारी है कि वो जनता को सही गलत से परिचित करवाए, क्योंकि हर प्रकार की जनता मीडिया से प्रेरित होती है और जो कम पढ़ी लिखी कम समझदार जनता है उस जनता के लिए मीडिया जो कहती है वही सच होता है। इसलिए मीडिया सत्य निष्ठा से काम करे, इंटीग्रिटी से काम करे, ये जरूरी है। वो हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, मॉडर्न माइंडसेट के साथ आगे बढ़ाए ताकि हम समय के हिसाब से बदलें, समय के हिसाब से आगे बढ़ें। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सरकार और जनता के बीच सेतु की तरह काम करे, न सरकार का एजेंट बने न सरकार के खिलाफ विद्रोही। न सरकार का एजेंट बनने की जरूरत है आपको, न सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की। यू आर अ मैसेंजर, मीडियम, और मीडियम के रूप में ही आप रहिए। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सरकार की गलतियों को उजागर करे, क्योंकि यदि सरकार की गलतियों को मीडिया भी उजागर नहीं करेगी तो कौन करेगा? फिर तो सरकार अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगी। आज की मीडिया पर इतने सारे आरोप इसीलिए लगते हैं क्योंकि मीडिया कुछ गलत होता है तो विपक्ष से सवाल पूछती है। नोटबंदी यदि विफल हुई तो उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा कि भाई आपने इसको सही ढंग से एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया। उन्होंने ये सवाल पूछा कि तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है, तुमने रखा हुआ था क्या? यदि सरकार का कोई निर्णय गलत हुआ तो तुरंत से उसको राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोह के चाशनी में पिरो दिया जाता है। खोजी पत्रकारिता का मतलब यह है कि किसी की डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना आप ना हो सकने वाले अपराधों के बारे में जानकारी दें ताकि भविष्य में उन अपराधों का संज्ञान लिया जा सके। दायित्व बोध से जोड़ना बहुत जरूरी है। जनता को यह बताना, सरकार को यह बताना कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, इसके लिए मीडिया को रोज काम करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के संदर्भ में हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक, और आगे जाएं तो सवाल पूछना, गैर सरकारी चरित्र बहुत जरूरी है। आप जिसकी रोटी खा रहे हो उसके खिलाफ कैसे बोलोगे? और इसीलिए कम से कम इतना तो कोड ऑफ कंडक्ट बना लो कि मीडिया चैनल्स के मालिक सक्रिय राजनीति में नहीं होंगे, वरना जो समाज को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और सरकारी मीडिया भी निष्पक्ष हाथों में होगा। जब तक आप प्रसार भारती से लेकर प्राइवेट न्यूज चैनलों को राजनेताओं से परे नहीं करेंगे, मीडिया निष्पक्ष नहीं हो सकता। और इसलिए हमारे मीडिया पर इतने सवाल उठते हैं और इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लगातार नीचे जा रहे हैं। मेरी जानकारी में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और इस सूचकांक में अब मैं अभी की बात करूं, आप ये मान लीजिए कि पिछले 3 सालों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। ठीक, 2019 के यदि आंकड़े लेंगे तो पिछली 2019 की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि 138 से 140वें पायदान पर हम आ गए हैं। और बड़े शर्म की बात होगी कि हम यहां पर हमारे सार्क पड़ोसी देशों से भी पीछे हैं, और ये गिरावट पिछले कुछ समय में ज्यादा दर्ज की गई है। तो ये दिखाता है कि हमारी मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है। और यदि मीडिया ही सरकार के नियंत्रण को वो देगी, जैसे सरकार कोई बिल लाने वाली है जिसके तहत मीडिया की खबरों को फिल्टर करेगी, मीडिया की खबरों को नियंत्रित करेगी, और मीडिया का तबका ही उसमें 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तो भगवान मालिक है। अंग्रेजों के समय कम से कम ये तो था कि अंग्रेजों की प्रेस सेंसरशिप के खिलाफ पक्ष विपक्ष सब एक साथ लड़ता था। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है कि मीडिया वास्तव में सरकार का प्रवक्ता बनकर काम ना करे, वरना ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक सेटअप का अंतर खत्म हो जाएगा। ये तो नॉर्थ कोरिया और रशिया और चाइना का मीडिया बन जाएगा, जो सरकारी मीडिया और निजी मीडिया में कोई अंतर ही नहीं होता है। तो इसलिए हमने कहा कि मीडिया कैसे चरित्र बनाकर रखे, गैर सरकारी चरित्र बनाकर रखे, ये बहुत जरूरी है। और राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रहे। जो सोशल मीडिया से लेकर नॉर्मल मीडिया में कहानियां तैरती रहती हैं कि अभी पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी का मामला बहुत तूल पकड़ा था, जिसमें उन्होंने कोई कार्यक्रम चलाया था जिसमें छत्तीसगढ़ की किसी किसान महिला की आय दुगनी हो गई कि उन्होंने सही रिपोर्टिंग कर दी थी, और उसके बाद एडिटर्स से लेकर टीवी चैनल पर दबाव बना, और कई लोग अंदर खाने ये कहते हैं कि बदला कुछ भी नहीं है, पिछली सरकार जो थी
उसमें संदेश भेजे जाते थे, अभी आदेश भेजे जाते हैं। संदेश और आदेश का भाव एक ही है, थोड़ा ध्यान से। पहले ये कहा जाता था कि मैडम के खिलाफ कुछ लिखा तो देख लेता, अब ये कहा जाता है कि सर के खिलाफ कुछ लिखा तो देख लेना। यदि 21वीं सदी में जहां हम यूपीए 1-2 और एनडीए 1-2-3 जो भी आप सरकार बोलें कि नई सरकारों को देख रहे हैं, 2 कार्यकाल यूपीए के और 2 कार्यकाल एनडीए के, और दोनों का मूल भाव यही है कि अपने अपने तरीके से वो ये कह रहे हैं कि हुक्मरानों के बारे में आप कोई बात नहीं करेंगे, सत्ताधीशों के बारे में आप कोई बात नहीं करेंगे, तो मीडिया किसके बारे में बात करेगी? आप देखिए ट्रंप के साथ कितनी ओपन बहस होती है अमेरिका के मीडिया की, इसलिए हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इतना पीछे। चाटुकारिता मीडिया का फोटे नहीं है, और यदि मीडिया चाटुकार हो जाएगी तो फिर वो चौथा स्तंभ नहीं रहेगी और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन मीडिया चाटुकार ना हो, पूर्ण विरोधी हो, यह भी जरूरी नहीं है। इसलिए हमने कहा मीडिया को सेतु और संतुलित भूमिका में होने की जरूरत है, और यह सेतु और संतुलन की भूमिका ही उसकी आदर्श भूमिका मानी जा सकती है। तो मीडिया की जितनी बुराइयां मैंने बताई थी 15, 20, 30, और ये 15, 20 मैंने उसकी अच्छाइयां बताई हैं। इन अच्छाइयों बुराइयों से लेकर आप मीडिया निबंध को धूमधाम से खींच सकते हैं। अब अगले हिस्से में हम ये बात करें कि भाई मीडिया की यह आदर्श भूमिका है, लेकिन मीडिया इस आदर्श भूमिका का निर्वहन क्यों नहीं कर पा रहा है, और यही मीडिया की समस्याएं होंगी। ऐसा तो नहीं है कि मीडिया को नहीं पता कि उसकी अच्छी भूमिका क्या है या उसकी आदर्श भूमिका क्या है, व्हाट इज द आइडियल रोल ऑफ मीडिया। मीडिया को तो पता है कि उसका आइडियल रोल क्या है। सो व्हेन मीडिया नोज दैट व्हाट इज देयर आइडियल रोल, देन व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम विथ मीडिया इन डूइंग दैट ड्यूटी। यानी मीडिया अपनी आदर्श भूमिका से विचलन क्यों और कैसे दर्शा रहा है। कैसे में उसके सारे नेगेटिव रूप बता देना जो पीछे मैंने आपको बताए थे। बिकाऊ हो गया है, भड़काऊ हो गया है, एंड सो ऑन। यहां n नंबर ऑफ बुराइयां मैंने बताई थी। प्रश्न ये नहीं है कि मीडिया अपनी आदर्श भूमिका से क्यों डिगा या कैसे डिगा, वो तो दिख रहा है। क्यों डिगा? क्योंकि मीडिया की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं, फिर वही बात, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई गलत नहीं होता। और हमारे मीडिया की सबसे बड़ी समस्या इस समय यह है कि वह सरकारी नियंत्रण से बाहर नहीं है। यदि किसी ने भी, हमारे पास मीडिया रेगुलेशंस से जुड़े बहुत सारे नियम हैं, कानून हैं, ठीक, केबल टीवी नेटवर्क रूल्स से लेकर बहुत सारे सरकार के पास इतने अधिकार हैं। अभी देखा गया था कि वो मास्टर स्ट्रोक नाम का एबीपी न्यूज का पूर्ण प्रसून वाजपेयी का जो वो था जिसमें सरकार की योजनाओं की सच्चाई बताई जाती थी, उस दौरान ब्लैकआउट होने लगा था। ब्लैकआउट होने लगा था मतलब 9 बजे से 10 बजे के बीच जब वो आता था तब एबीपी न्यूज में स्क्रीन काली हो जाती थी। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है पता करने के लिए, ये इतिहास कोई नया नहीं है। संजय गांधी जी ने आपातकाल के दौरान संचार मंत्री को बदल दिया था सूचना प्रसारण मंत्री को, क्योंकि उन्होंने इस बात से इंकार कर दिया था कि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई भी खबर को प्रसारित होने से रोकने से इंकार कर दिया। मतलब जो पुराने संचार मंत्री थे उन्होंने ये कहा था कि नहीं, आई कैन नॉट प्ले इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, और मैं कुछ खबरों को फिल्टर नहीं करूंगा। तब संजय गांधी ने उसको बदल के विद्याचरण शुक्ल जी को संचार मंत्री बना दिया था, जिन्होंने एब्सोल्यूट फिल्टरिंग की थी खबरों की। सरकार के खिलाफ खबरें नहीं जानी चाहिए। आज के समय में भी सरकार के पास बाकायदा एक विंग काम करता है। अब ये फिर वही अंदर खाने की बातें हैं, जहां
28-29 लोगों की एक टीम बनाई गई है जिसका काम ही यह है कि कौन सा कंटेंट मीडिया में दिखाया जाएगा, कौन सा नहीं दिखाया जाएगा। यदि कोई कंटेंट मीडिया में सरकार के खिलाफ दिखाया जा रहा है तो उसको कैसे समझाया जाएगा, नहीं समझेगा तो धमकाया जाएगा, और नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाएगा। और ये मीडिया कंट्रोल के कारण ही हम प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में इतने पिछड़े हुए हैं। अब जब मीडिया को पता है कि आप सरकारी नियंत्रण से बाहर नहीं हैं, आप पर बार बार हस्तक्षेप किया जाएगा और आपको, आप चाहो ना चाहो, गोदी में बैठना पड़ेगा। यदि गोदी में नहीं बैठे तो टांग देगा। तो ऐसे में मीडिया निष्पक्ष कैसे बनेगा, इम्पार्शियल कैसे बनेगा? दूसरी दिक्कत मीडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की है। हमारे यहां मीडिया जो है, ठीक, लैंड की बात हो, टूल्स की बात हो, फैसिलिटीज की बात हो, सब में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलते हैं। यही सिविल सोसाइटी का हिस्सा है। और जब आप गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना चाहते हैं, फिर आप गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन या खबरें नहीं चला सकते। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, बुनियादी ढांचे की कमी भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का नियंत्रण है। रिसोर्स, देखो, भारत में मीडिया बहुत प्रॉफिटेबल व्यवसाय नहीं है। एक लेवल के बाद ही प्रॉफिट आने शुरू होते हैं। जो इनिशियल मनी लगती है, पैसा लगता है, वो पैसा इतना ज्यादा होता है कि मीडिया में प्रॉफिट कमाने के लिए आपको नैतिकता से समझौता करना पड़ता है। और इस रिसोर्सेस को पाने की कमी के कारण ही वो टीआरपी की दौड़ में शामिल हो जाता है, और टीआरपी की दौड़ में शामिल होकर अपने दायित्व से विमुख हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, और इसलिए दिक्कत होती है। और इंडियन मीडिया के पास भी रिसोर्सेस का अभाव है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अगले हिस्से में हम बात करें कि भारत में मीडिया का कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, निगमीकरण। कॉर्पोरेट शब्द सुना है तो कॉर्पोरेट से जुड़ा है, तो निगमीकरण हो गया है का सीधा सीधा मतलब है कि वो कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथों में खेल रही हैं। कॉर्पोरेट हाउस का सरकार के साथ चंदे धंधे का खेल होता है, याराना पूंजीवाद होता है। तो हर कॉर्पोरेट हाउस, ठीक है ना, अब मैं किसी हाउस विशेष का नाम लूं उसकी जरूरत नहीं है, अपने हितों को देखते हुए खबरों को पहुंचाता है। और ऐसी स्थिति को ही कहते हैं भारत में मीडिया का निगमीकरण हो गया है, यानी वो अभिजातियों के हाथों में खेल रहा है। ठीक, इसके बाद भारत में मीडिया कर्मी, इनकी स्थितियों को लेकर भी बहुत बात है। इनकी आर्थिक सुरक्षा और इनकी शारीरिक सुरक्षा दोनों पर चिंता है। बाहुबलियों से जुड़ी जब आप खबरें सुनते हैं तो आपने सुना होगा कि कोई मीडिया कर्मी सही रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसको बता दिया जाएगा कि देखो भाई, ट्रक कभी भी अपने रास्ते से भटक कर किसी पे भी चढ़ सकता है, थोड़ा ध्यान से। और आर्थिक सुरक्षा का मामला यह है कि आपके न्यूज़पेपर का रिपोर्टर हो, चाहे टीवी चैनल का रिपोर्टर, यदि अकस्मात मृत्यु हो जाए तो परिवार को खाने के लाले पड़ जाएं। यानी जो नॉर्मली लेबर लॉज हैं, वो लेबर लॉज मीडिया के क्षेत्र में बहुत प्रभावी रूप से अप्लाई नहीं होते। मिनिमम वेजेस की बात हो, जीपीएफ पीपीएफ की बात हो, इंश्योरेंस की बात हो, तो उनकी आर्थिक सुरक्षा भी खतरे में है, उनकी जीवन की सुरक्षा भी खतरे में है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन इंसान है जो खोजी पत्रकारिता करेगा, सरकार से लड़ाई लेगा, व्यवस्था से लड़ाई लेगा, मीडिया के नैतिक सिद्धांतों को अपनाएगा? आखिरी में तो हर कोई इंसान है। और इसके बाद इंडियन मीडिया में एक समस्या और दिखाई दे रही है जिसको कहा जाता है ब्रूटल कंपटीशन। एक दूसरे को किसी भी लेवल पर नीचा दिखाने की खबर को पहले पाने की दौड़, खबर को गढ़ने की दौड़। और इस प्रतिस्पर्धा के दौर में मीडिया चैनल्स एकजुट की जगह
गुट में बट गए। कॉरपोरेट गुट ऑफ मीडिया, गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ मीडिया, इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ मीडिया। सत्ता बदली तो इंडिपेंडेंट हो गया गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ मीडिया, गवर्नमेंट हो गया इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ मीडिया, एक बना हुआ है कॉरपोरेट ग्रुप ऑफ मीडिया। वो सरकार कोई भी बदले, वो कॉरपोरेट के लिए काम करता है। लेकिन सरकारी मीडिया या सरकार के दबाव में मीडिया और निष्पक्ष मीडिया, ये सरकारें बदलने पे बदलता रहता है। अभी की सरकार में एनडीटीवी निष्पक्ष बनता है, जी न्यूज को सरकारी बता के। सरकार बदल जाएगी तो एनडीटीवी सरकारी हो जाएगा, जी न्यूज को निष्पक्ष बता के। हालात ये हैं कि कंपटीशन इतना है कि मीडिया एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े, इसकी बजाय मीडिया कर्मी ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसीलिए भारत में पुरस्कार के मंच पर मीडिया चैनलों के एंकर एक दूसरे से खुले तौर पर लड़ते हुए नजर आए थे जब पुरस्कार बंट रहे थे। तो नाम आप खोज लेना। तो ये प्रतिस्पर्धा का संकट भी तो मीडिया की समस्या के तौर पर देखा जाएगा। और यदि हमारी मीडिया के साथ ये सारी समस्याएं हैं, तो ऐसे में मीडिया से ये उम्मीद करना कि वो तटस्थ होगी, वो निष्पक्ष होगी, वो जवाबदेह होगी, ये बहुत गलत है। आप इन सीमाओं में जब काम करेंगे तो आप कितनी ईमानदारी से काम करेंगे, सोच के देखिए। और आखिरी लाइन जो कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप। When you expect media to be real, to be loyal, to be sensitive, तो एक बात समझिए, मीडिया वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। यदि इस देश की जनता सत्यमेव जयते, ठीक है ना, को एप्रिशिएट करती, तो वो कभी बंद नहीं होता। भाई जब देश की जनता ही, मेरे को तो समझ नहीं है, जैसे किसी से भी पूछो आप कि भाई आप वो सास बहू वाला सीरियल देखते हो, तो आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बोलेगा हाँ मैं देखता हूं। कौन देखता कौन है? मैं तो खोज रहा हूं कई सालों से कि कौन देखता है। हर व्यक्ति मीडिया की बुराई करने में लगा है। हर व्यक्ति कह रहा है मीडिया के विज्ञापन हो भोंडे होते हैं, मीडिया के सीरियल हो खराब होते हैं। तो इतनी टीआरपी कहां से आती है? क्योंकि मीडिया के से जुड़ी समस्या नहीं है। आप ये समझिए, समस्या ये है कि जनता हिपोक्रेट, जो कंबल ओढ़कर घी खा रही है। कंबल ओढ़कर घी खा रही है मतलब मीडिया जो भी गंदगी परोस रहा है उसको धूमधाम से स्वीकार कर रही है और कंबल बाहर खोलकर बोल रही है हम तो नहीं देखते, ये तो एकदम गंदा है। यदि हम देखते ही नहीं तो मीडिया को टीआरपी मिलती ही नहीं, तो मीडिया ऐसी खबरें क्यों दिखाता? ये मीडिया के बारे में जितनी भी गंदी बातें हमने कही थी कि ये बिकाऊ हो गया, भड़काऊ हो गया, संवेदनाहीन हो गया, युद्ध उन्मादी हो गया, अंधविश्वासी हो गया, इन सब के पीछे जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि मीडिया वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। तो यहां समझने की बात है कि जिस समय हम मीडिया पर एक उंगली उठा रहे हैं उस समय 3 उंगलियां हमारी तरफ है। और इसीलिए मीडिया के कुचरित्र होने, दुष्चरित्र होने के लिए जितनी जिम्मेदार मीडिया है उससे ज्यादा जिम्मेदार इस देश के नागरिक स्वयं है। तो यहां मीडिया आत्मबोध करे, यह तो जरूरी है। नागरिकों को भी आत्मबोध की जरूरत है कि यदि हम ये चीजें नहीं देखेंगे तो मीडिया उसे नहीं दिखाएगा। यदि हम सनसनी नहीं चाहेंगे तो मीडिया उसे नहीं फैलाएगा। तो ये चिंतन का विषय है और ये समझना चाहिए कि मीडिया का आदर्श भूमिका से विचलन इसीलिए हुआ क्योंकि भारत में मीडिया से जुड़ी ये सारी समस्याएं नजर आती हैं। इसलिए भारत का मीडिया इन विकृत रूपों में नजर आता है। तो अब हम बात करें कि मीडिया को इस छवि से बाहर आने के लिए, इन कमियों से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए। तो अब अगले हिस्से में मीडिया के नियमन, स्वनियमन पर बात करेंगे कि भाई इन कमियों के साथ भी यदि मीडिया है तो उसे आदर्श भूमिका से तो जुड़ना पड़ेगा। तो मीडिया का नियमन या नियंत्रण कैसे हो सकता है? तो टॉपिक का नाम बनेगा मीडिया कंट्रोल। और मीडिया कंट्रोल
दो रूपों में हो सकता है, एक स्वनियमन और दूसरा नियमन, रेगुलेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। ये सेल्फ रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन है। ठीक, अब पहले ये समझिए कि रेगुलेशन सेल्फ रेगुलेशन का मामला क्यों आया। ये कहा गया कि यदि मीडिया को रेगुलेट किया जाता है तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन है, आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन है, क्योंकि मीडिया की मूल भावना ही है स्वतंत्र रहना, और यदि उसकी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जाएगा तो इसका सीधा मतलब है कि मीडिया अपनी भूमिका को आदर्श रूप से निभा नहीं पाएगी। और इसलिए मीडिया से जुड़े लोगों का यह मानना है कि मीडिया का नियमन डेमोक्रेसी के खिलाफ है, मीडिया का नियमन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, इसलिए मीडिया के नियमन को नहीं करना चाहिए। मीडिया खुद अपनी जिम्मेदारी समझने में सक्षम है और इसलिए मीडिया को स्वयं अपने नियमन की तरफ बढ़ना चाहिए। मीडिया अपने अंतर्गत ऐसे सिद्धांतों का विकास करे, ऐसी संस्थाओं का विकास करे, ठीक है, या फिर ऐसे नियमों और कानूनों को बनाए जिसके माध्यम से मीडिया की निगरानी हो सके। और लंबे समय से यह विचार चला आ रहा है। हमारे पूर्व एक चीफ जस्टिस थे मार्कंडे काटजू, उन्होंने कहा था कि मीडिया सेल्फ रेगुलेशन नहीं कर पा रहा है तो इसलिए उसको रेगुलेशन की तरफ ले जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो मीडिया से जुड़ी संस्थाएं हैं उन सारी संस्थाओं का समय समय पर यह मानना रहा है कि इस बात की जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी निगरानी करने में, नियंत्रण करने में, अपने आप को गलत रास्ते पर जाने से रोकने में सक्षम है। और इसलिए मीडिया स्वनियमन के जो सिद्धांत हैं, वो आपने जो शब्द लिया था, जैसे मीडिया के आपने रूप लिए थे, तो बिकाऊ की जगह बिकाऊ नहीं होना चाहिए, संवेदनहीन की जगह संवेदनशील होना चाहिए। तो मीडिया स्वनियमन के सिद्धांतों में जो उनके नेगेटिव रूप हमने बोले थे उनका विलोम शब्द आएगा। मीडिया को सत्यनिष्ठा के सिद्धांत से जोड़ना चाहिए। सत्यनिष्ठा के दो आयाम हैं, गलत पैसा ना कमाना और अपना काम ईमानदारी से करना। मीडिया को नैतिकता के सिद्धांत से जोड़ना चाहिए, मीडिया को संवेदनशीलता के सिद्धांत से जोड़ना चाहिए, सेंसिटिविटी, या फिर मीडिया को संयमित होना चाहिए, असंयम का, ठीक है ना। मीडिया को सत्यता के सिद्धांत से जोड़ना चाहिए, यानी उनसे जुड़ी खबरें सटीक होनी चाहिए, तब मीडिया काम करेगा। ठीक, मीडिया को सरलता के सिद्धांत से जोड़ना चाहिए, जनता तक आसानी से पहुंचे, चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश ना करें। सिद्धांत बता रहा हूं, मीडिया स्वनियमन के सिद्धांत बताइए यदि आता है तो। मीडिया को निजता के सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए, लोगों की राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं होना चाहिए। मीडिया को आधुनिकता के सिद्धांत से जोड़ना चाहिए, यानी रूढ़िवाद, अंधविश्वास, इन सब से दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। मीडिया को जवाबदेहिता के सिद्धांत से जोड़ना चाहिए कि भाई तुम्हारी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ जनता के लिए नहीं है, आपके लिए भी हैं, आपको उनका पालन करना चाहिए। और मीडिया के अंदर जो गंदगी है वो भी बाहर आना चाहिए, इसलिए मीडिया को पारदर्शिता के सिद्धांत से जोड़ना चाहिए। अब 8-10 सिद्धांत बहुत हैं, कम पड़ जाए तो मैंने जितनी भी मीडिया के लिए बुरे शब्द बोले आप उसका उल्टा कर लीजिए कि मीडिया बिकाऊ नहीं होना चाहिए। और इन सब से ऊपर मीडिया को राष्ट्र सर्वोपरि इस सिद्धांत से जोड़कर काम करना चाहिए। पहले देश फिर समाज, नेशन फर्स्ट, सोसाइटी फर्स्ट के सिद्धांत से जोड़कर काम करना चाहिए। यदि मीडिया इन सिद्धांतों को अपनाता है तो ध्यान से सुनिए, तो जरूरी है कि इन सिद्धांतों को लेकर एक कोड ऑफ कंडक्ट बने, आचार संहिता, नीति संहिता बने, कोड ऑफ एथिक्स बने। और इसका अनुपालन करना
मीडिया की सभी संस्थाओं के लिए जरूरी हो, और यदि इनका उल्लंघन किया जाए तो प्रभावी दंड की व्यवस्था हो। और इस दंड को सभी मीडिया चैनल्स या मीडिया हाउसेस स्वीकार करें, और इस दंड को देने के लिए एक सर्व स्वीकार्य संस्था हो। ठीक, लेकिन आपने हाल ही में सुना होगा कि एडिटर्स गिल्ड ने जब अर्णव गोस्वामी वाले मामले में संज्ञान नहीं लिया तो अर्णव गोस्वामी ने एडिटर गिल्ड से अपने आप को अलग कर लिया। उसका कहना है कि ये गिल्ड ही क्या हो गई, दोषी हो गई। तो भारत में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस संदर्भ में कार्यरत नजर आती हैं। जैसे आपने सुना होगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, 1978 में बनी ये संस्था है। इस स्वनियमन से ही जोड़ूंगा कि प्रिंट मीडिया के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को तय करती है। यानी न्यूज़पेपर में कहते हैं ना, डर्टी न्यूज नहीं होना चाहिए, नेगेटिव न्यूज नहीं होना चाहिए। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1978 ये प्रिंट मीडिया के पेशेवर मानकों को तय करने वाली संस्था है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को तय करने वाली संस्था है। ठीक, एडिटर्स गिल्ड की मैंने बात की थी, जहां पर ठीक है मीडिया कर्मियों के अधिकारों की रक्षा की बात की जाती है। तो वी हैव सच इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस स्वनियमन का काम कर सकते हैं, बशर्ते उन संस्थानों के क्या कहेंगे आदेशों का मीडिया तंत्र पालन करे। पर दिक्कत क्या है कि स्वनियमन जैसे मामलों में जो कानून, नियम या सलाह होती है, उसको जब तक आपके फायदे की वो लोग मानते हैं, फायदे की ना हो तो लोग नकार देते हैं। और इसीलिए व्यवहार में यह देखा गया कि मीडिया स्वनियमन का विचार भारत में मोर और लेस विफल हो गया। हालांकि यदि स्वनियमन होता तो इससे कई लाभ थे। ध्यान से समझिएगा, यदि ये रूल्स एंड रेगुलेशन में यदि मीडिया का स्वनियमन होता तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बना रहता, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, मीडिया सेल्फ इवॉल्व होता। सेल्फ इवॉल्व मतलब अपने बल पर आगे बढ़ता, अपनी हैसियत पर आगे बढ़ता। ठीक, इससे मीडिया अकाउंटेबल है, उत्तरदायी है, जवाबदेह है, यह बात साबित होती कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद समझते हैं। और इससे लोगों के मन में मीडिया की छवि बेहतर होती कि भाई ये कम से कम एक संस्था तो है देश में जो अपनी जिम्मेदारी को खुद समझती है। और यदि स्वनियमन होता तो आपकी एडिटोरियल लिबर्टी बनी रहती। आप सरकार के खिलाफ या व्यवस्था के खिलाफ जो लिखना चाहते हैं वो लिख पाते। तो मीडिया के स्वनियमन से ये फायदे हैं। अब स्वनियमन के फायदे नियमन के क्या हो जाएंगे, नुकसान। लेकिन जब स्वनियमन विफल हो गया तो सरकार ने कहा नहीं भाई, तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकते, अब हमको मीडिया को लगाम में रखना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया के बेलगाम होने से कई नुकसान हो रहे हैं। और तब सरकार ने नियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए कानून और संस्थागत दोनों स्तर पर प्रयास किए। ठीक, कानूनी प्रयासों के अंतर्गत आपने देखा केबल टीवी नेटवर्क रूल्स 1994 को लाया गया। फिर केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 को लाया गया। पहले केबल टीवी नेटवर्क रूल्स थे, फिर केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट को लाया गया, जिसको बाद में संशोधन किया गया। और इसके द्वारा टीवी में प्रसारित कार्यक्रमों को सरकार की निगरानी या सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। ठीक है,
इसी एक्ट की धारा, ये जो रेगुलेशन एक्ट है 19 के तहत सरकार यदि चाहे तो किसी भी ऐसे प्रसारण को जो युक्त निर्बंधनों के अधीन हो, यानी देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सुरक्षा, युक्त निर्बंधन बोलते हैं ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस से जुड़ा हो, सामाजिक सौहार्द से जुड़ा हो, तो सोशल हार्मनी को जो खराब करता हो, ऐसे प्रसारण को रोकने का अधिकार है। आप ये समझिए कि सरकार के पास कानूनों के साथ, ठीक, ये सरकार के पास अधिकार है कि वो टीवी चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं, वो टीवी चैनलों में दिखाए जा रहे कार्यक्रमों, विज्ञापनों के खिलाफ प्रतिबंधक आदेश जारी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर्स बोलते हैं इनको, या फिर वो चाहें तो वो किसी चैनल को, किसी उसको प्रसारण को बंद भी करवा सकते हैं। तो कारण बताओ नोटिस भेजना, प्रतिबंधक आदेश भेजना या प्रसारण बंद करवा देना, ये सारे अधिकार सरकार के पास हैं। और ऐसा नहीं कि पिछले 6 सालों में ही ये चीजें हैं, लेकिन पिछले 6 सालों में 2016 का पठानकोट मामला बहुत हाईलाइट हुआ था, जब पहली बार सरकार ने, ठीक, अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए किसी टीवी चैनल को ऑन एयर जाने से रोका था, जिसके खिलाफ एडिटर गिल्ड्स, संपादकों का संघ एक साथ आ गया था और उन्होंने कहा था कि पठानकोट घटना का प्रसारण सभी टीवी चैनलों ने किया है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय की अंतर मंत्रालयी समिति ने एनडीटीवी को बंद करने का आदेश क्यों जारी किया? यदि उन्हें करना ही था तो सभी चैनलों को एक नजर से देखते। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि यूपीए 1 के कार्यकाल में 2005 से 2013 के बीच भी लगभग 20 चैनलों को बंद करवाया गया था, ठीक है, और 2015 के बाद यह संख्या 20 से बढ़कर लगभग 30 हो चुकी है। तो ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं आया है, ठीक। हमारे राजा पहले भी अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनते थे, अभी भी अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं कानूनी, यदि नियमन होगा तो फिर ये खत्म हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा, सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, मीडिया सेल्फ इवॉल्व नहीं, डोमिनेटेड नजर आएगा, मीडिया जवाबदेह नहीं दिखेगा, मीडिया की छवि गोदी मीडिया की हो जाएगी, संपादकीय स्वतंत्रता लगभग खत्म हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन सरकार की मजबूरी है कि अब मीडिया के माध्यम से सुरक्षा चुनौतियां इतनी गंभीर हो रही हैं कि निगरानी करनी पड़ेगी। इन कानूनी प्रयासों के अलावा सरकार ने संस्थागत प्रयास करते हुए कुछ संस्थाओं को रखा है, और ये संस्थाएं अलग अलग लेवल पर काम करती हैं। जैसे हम बात करें, ठीक, एक संस्था का नाम है बीसीसीसी, ठीक है। बीसीसीसी नाम की जो संस्था है, यह सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित एक संस्था है, और इसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल। मैं फिर से कह रहा हूं, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। तो यदि ब्रॉडकास्ट होने वाले कंटेंट के खिलाफ कोई शिकायत है, उस शिकायत को सुनने के लिए बीसीसीसी या बीसीसीसी नाम की संस्था है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट कमीशन, ठीक है। इसी प्रकार ईएमएमसी नाम की संस्था है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर टीवी चैनलों, न्यूज चैनलों में दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों को 24/7 रिकॉर्ड करता है, और फिर यह जांच करता है कि उस पर दिखाई जाने वाली कोई खबर कहीं ऐसी तो नहीं है जिससे समाज को कोई चिंता हो, समाज को कोई नुकसान हो, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बताइए, स्वनियमन के लिए कौन सी संस्थाएं हैं और नियमन के लिए कौन सी संस्थाएं? तो स्वनियमन के लिए संस्थाओं के नाम पर हमने बताया था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, 1978 वाली। संपादकीय गिल्ड है, एडिटर्स गिल्ड बोलते हैं इसको, ये एक संस्था है, ठीक है। एक संस्था और है जिसका नाम है एनबीएसए, ये भी स्वतंत्र संस्था है,
ये भी खुद इनकी संस्था है। एनबीएसए का फुल फॉर्म है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी ब्रॉडकास्ट, जैसे प्रेस काउंसिल स्टैंडर्ड तय करता है न्यूज़पेपर के, ये किसके स्टैंडर्ड तय करेगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी नाम की जो संस्था है, ये एक स्वतंत्र संस्था है, ठीक है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन ने इसका गठन किया है। आप सिर्फ याद रखिए, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ये ब्रॉडकास्ट होने वाले कंटेंट्स के मानकों को तय करती है, लेकिन ये स्वतंत्र है, सरकार से अलग है। सरकार के पास हमने कहा संस्था है, ठीक, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, और इसके अलावा आपको याद रखना है आईटी मिनिस्ट्री में, सूचना प्रसारण मंत्रालय में एक विजिलेंस इकाई है। इस विजिलेंस इकाई का काम है प्रसार भारती की निगरानी करना। प्रसार भारती भारत की वो संस्था है जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण पर निगरानी रखती है। यानी सरकारी प्रसारण पर निगरानी रखने के लिए भी सरकार के पास एक संस्था है जिसका नाम है विजिलेंस यूनिट। इसके अलावा 2007 में सरकार ने प्रसारण सेवा विनियमन कानून लाने की बात की थी। विधेयक पेश हुआ था। अब याद रखिएगा, यह विधेयक मोदी जी ने पेश नहीं किया है, पिछली मनमोहन सिंह सरकार का था। ड्राफ्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन। इसके बाद सरकार के पास यह नियंत्रण आ जाता कि देश में कोई भी खबर, कोई भी चीज सरकार की निगरानी से गुजरे बिना पेश नहीं हो पाती। लेकिन इस समय उसका विपक्ष ने विरोध किया होगा, जैसे अभी कांग्रेस विरोध करती है, उस समय बीजेपी ने विरोध किया था। तो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन एक्ट 2007 का ड्राफ्ट था। हालांकि ये ड्राफ्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सका, लेकिन सरकार लगातार निगरानी का प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया निगरानी के अंतर्गत आपने सुना होगा कि सोशल साइट मीडिया साइट्स जो हैं, उन साइट्स की निगरानी का अधिकार, कुछ साइट्स की निगरानी का अधिकार हमारे आईटी मिनिस्ट्री को दिया गया है, जिसका विरोध चल रहा है। तो ये हमारे पास नियमन के लिए संस्थाएं हैं, नियमन के लिए कानून बनाने की भी बात है, ठीक। इसी नियमन का एक अलग से हिस्सा सोशल मीडिया रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। यानी इसी नियमन को हम एक लेवल आगे ले जाएं तो सोशल मीडिया रेगुलेशन, मीडिया के आगे सोशल मीडिया रेगुलेशन होता है। और सोशल मीडिया रेगुलेशन इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सारी गंदगी निकल रही है। सोशल मीडिया रेगुलेशन के अलग अलग हिस्से हैं। यहां हेट स्पीच है, यहां डेटा लीक है, यहां फेक न्यूज है। मतलब सोशल मीडिया के मिसयूज के कई तरीके हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं या देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सरकार ने इन सारी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए इन्हें नियंत्रित करने की बात की है। हेट स्पीच रोकने के लिए विश्वनाथन समिति का गठन किया गया है और इसकी सिफारिशें हमारे सामने हैं। डेटा लीक का संज्ञान लेते हुए सरकार ने श्री कृष्णा पैनल की सिफारिशों को लिया है। और फेक न्यूज फैलाने से रोका जा सके, इसके लिए सरकार ने फिल्टरिंग की रणनीति अपनाई है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सबको कहा गया है कि आप एक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, आप चीज़ों को चैनल मतलब ओपन प्लेटफॉर्म में जाने से पहले उनकी निगरानी करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जा रही है जो देश की हार्मनी को बिगाड़ती है। सो वी हैव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी के लिए भी हमारे पास तरीके हैं जिसकी तरफ सरकार आगे बढ़ रही है, और ये भी मीडिया कंट्रोल का हिस्सा हो सकता है। हालांकि यदि ये कंट्रोल होगा तो फिर वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला संकट में पड़ेगा, जिस पर आपको चिंता करनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात है, यदि कोई प्यार से नहीं मानता तो उसे थप्पड़ मारकर मनाने की बात तो सदैव की ही जाती है। तो अब इसके आगे यहां विश्वनाथन कमेटी की सिफारिशें कौन सी थी, श्री कृष्णा पैनल की सिफारिशें कौन सी थी डेटा लीक रोकने के लिए, इन पर अलग से चर्चा की जा सकती है।
बात की जा सकती है तो श्री कृष्णा पैनल कंटेम्प्ररी में एक प्रश्न बन सकता है कि श्री कृष्णा पैनल ने डेटा लीक को रोकने के लिए क्या प्रयास किए हैं, वो कंटेम्प्ररी का मुद्दा है। या फिर विश्वनाथन कमेटी के अंतर्गत हेट स्पीच को रोकने की बात क्या हो सकती है। मैंने मॉब लिंचिंग वाला एक हिस्सा आपको पढ़ाया था जहां बताया था कि भीड़ द्वारा हत्या सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत फैल रही है, तो भीड़ द्वारा हत्या को रोकने के लिए कौन सी कोशिशें की जानी चाहिए। ये जानकारियां आपके नोट्स में विस्तार से दी गई हैं। डेटा निगरानी पर बहुत सारा कंटेंट दिया गया है, निजता की रक्षा से जुड़ा, और इसके अलावा हेट स्पीच रोकने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। विश्वनाथन पैनल की सिफारिशों के अंतर्गत आईपीसी की धारा 153C और 505A के तहत किस तरीके से केस दर्ज किया जा सकता है, वो सारी जानकारियां आप देख सकते हैं। रही बात फेक न्यूज़ की, तो फेक न्यूज़ रोकने के लिए हमने बताया था, फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए हमने एक FACT फैक्ट चेक मॉड्यूल बनाया है, और फैक्ट चेक मॉड्यूल के अंतर्गत ये देखा जाएगा कि मतलब फैक्ट चेक मॉड्यूल को FACT सिद्धांत पर ही काम करता है। इस पर मैं आपको बात बताता हूं, फेक न्यूज़ के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकार ने एक फैक्ट चेक मॉड्यूल बनाया है। इस मॉड्यूल के 4 सिद्धांत हैं। F, ठीक है, F का मतलब है फाइंड, कि खोजो भाई क्या गलत हो रहा है। ए का मतलब है एक्सेस, F का मतलब है फाइंड, ठीक, एक्सेस नहीं, सॉरी, असेस। असेस का मतलब अनुमान लगाओ कि यदि ये खबर गई तो कितनी नुकसानदायक हो सकती है, ठीक। C का मतलब है क्रिएट, और T का मतलब है टारगेट। तो फाइंड, असेस, फिर क्रिएट, फिर टारगेट। ये 24/7 काम करने वाला मॉड्यूल है जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही या पहुंचाई जा रही खबरों की लगातार निगरानी करेगा, और वो खबरें जिनको असेस करने के बाद उसको लगेगा कि ये समाज में नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन्हें टारगेट करेगा, उन्हें काउंटर करने की, उसे प्रतिसंतुलित करने की कोशिश करेगा, ताकि फर्जी खबरों को रोकने का एक मैकेनिज्म बन सके। इसके अलावा आईपीसी की धारा 153 ये फेक न्यूज के खिलाफ है। आईपीसी की धारा 153 और 295 के अंतर्गत फेक न्यूज फैलाने के खिलाफ आप पर केस भी दर्ज किया जा सकता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस आपके खिलाफ दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप जैसी संस्थाओं को ये निर्देशित किया गया है कि आप अपनी खबरों को भेजने से पहले इस बात के बारे में पर्याप्त ध्यान रखें कि इन खबरों से समाज के सौहार्द में कोई नुकसान ना हो, वरना भविष्य में आपके ऑपरेशंस इस देश में कैसे होंगे, इस पर हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा। ये संदेश भी अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि भारत जैसा देश जो थोड़े दिन में सबसे ज्यादा नेटिजन्स वाला देश होगा, यदि इसी देश में इन संस्थाओं का कामकाज बंद हो जाएगा तो इनके व्यावसायिक हितों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और इसलिए इन संस्थाओं ने एक इंटरनल फिल्टरिंग की बात को अब मोर और लेस अपना लिया है, ये आप बता सकते हैं। तो यही भारत में मीडिया, सोशल मीडिया निगरानी और नियंत्रण के प्रयासों के संदर्भ में बात है जो बताई जा सकती है। तो अब यदि इन सारे प्रयासों को आप एकत्रित कर लें, ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से भारत सरकार मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले नुकसानों को रोकने के लिए काम कर रही है, ठीक। एक नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसी लाने पर भी विचार चल रहा है। एक बड़ी नीति बनाई जाएगी जो सोशल मीडिया की निगरानी के लिए होगी, लेकिन अभी ये विचार में है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता। हालांकि आपके नोट्स के आखिरी हिस्से में नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसी पर मैंने जो कंटेंट अवेलेबल है उस पर बात की थी। लेकिन यदि आपको लिखना हो तो मैंने जो बताया है कि भाई सोशल मीडिया पॉलिसी के अंतर्गत इन मुद्दों को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं, वही प्रयास आइडियल सोशल मीडिया पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे। तो अब आप इस टॉपिक को, जिसको हम सूचना संचार तकनीक से जुड़ा था, फिर मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सुरक्षा चिंताएं कौन सी हो सकती हैं, इसको आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। अब हम अगली क्लास में बचे हुए टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा शामिल है,
जिसमें आपका ऑर्गेनाइज क्राइम का मुद्दा शामिल है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों के बारे में कुछ विवरण है, तो उन पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।